नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम हिस्ट्री के एमसीक्यूज करेंगे और ये मेरा तीसरा सेट है। आने वाले नेट के एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए बनाए हुए ये सेट्स हैं और इसमें आज मैं पहले की तरह फिर से 15 क्वेश्चन कराऊंगा, जिसमें से 5 जो है वो प्राचीन भारत के होंगे, 5 मध्यकालीन भारत और 5 आधुनिक भारत से होंगे। पहला प्रश्न है, वैदिक देवताओं में कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ वैदिक देवता दिए हुए हैं और वो किस के देवता थे, दूसरी तरफ वो दिया है। पूषण औषधियों के देवता, अश्विन आर्यों के वैद्य, मारुत तूफान के देवता और पर्जन्य वनस्पति के देवता। इसमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं हमें बताना है। तो आप इस वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करके और मन में सोच सकते हैं इसका क्या उत्तर होगा। यदि आपका उत्तर पर्जन्य है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। वर्षा और नदियों के देवता थे पर्जन्य, वनस्पति के देवता नहीं थे, इसलिए वनस्पति के जो देवता थे वो थे सोम। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा पर्जन्य डी। चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। जैन धर्म के सिद्धांतों के विषय में गलत का चयन करें। पार्श्वनाथ ने चतुरायाम का सिद्धांत दिया, ये थे अहिंसा, सत्य, अनंत ज्ञान, अपारिग्रह। महावीर ने इसमें 5वां आयाम जोड़ दिया, 5वां आयाम ब्रह्मचर्य था। तो यदि आप इसको फिर से पॉज करके सोच सकते हैं और आपका आंसर यदि बी है तो सही है, क्योंकि इसमें अनंत ज्ञान जो शब्द आया है ये चतुरायाम का भाग नहीं था। चतुरायाम का सिद्धांत था आस्तेय, अपारिग्रह, अहिंसा और सत्य, जिसमें आस्तेय का अर्थ है चोरी ना करना और अपारिग्रह का अर्थ है धन संचय ना करना, धन इकट्ठा ना करना। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा बी। तीसरा प्रश्न है गुप्त काल के ऊपर। गुप्तकालीन कला के विषय में हमको सही का चयन करना है। दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला है, कुषाणों के काल के सादे प्रभामंडल के स्थान पर अब प्रभामंडल में सजावट शुरू हुई। प्रभामंडल मैं आपको समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे आप कोई भगवान की फोटो देखते होंगे तो उसमें पीछे, सर के पीछे आपको एक आभा मंडल दिखता है, चक्र सा दिखता है, तो वो प्रभा मंडल होता है। इसमें सजावट शुरू हो गई। बुद्ध की 2 मीटर ऊंची तांबे की प्रतिमा जो भागलपुर से प्राप्त हुई वो इसी काल की है। तो ये दोनों ही जो हमारे सेंटेंस हैं दोनों सही हैं और ये गुप्तकालीन कला की एक विशेषता थी। चौथा प्रश्न है, किस चंदेल शासक ने प्रतिहार शासक राज्यपाल की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो गजनी के आक्रमण से कन्नौज से भाग गया था। तो कन्नौज का शासक था राज्यपाल जिस समय गजनी का आक्रमण होता है और राज्यपाल कन्नौज से भाग जाता है गजनी के आक्रमण के समय, और उसी समय चंदेल शासक विद्याधर जो है वो राज्यपाल की इसलिए हत्या कर देता है कि वो गजनी के आक्रमण से भाग गया था। आगे चल के विद्याधर और गजनी की सेनाएं भी आमने सामने आती हैं और फिर दोनों ही अपनी अपनी सेना को लेके अलग अलग हो जाते हैं। मतलब एक तरह से कोई भी यहाँ पे निर्णय नहीं हो पाता दोनों के बीच में। पांचवा प्रश्न है, इनमें से कौन से अभिलेख वाकाटकों के गुप्त शासकों से संबंध के सूचक है। प्रभावती गुप्ता का पूना अभिलेख, हमको पता है प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना अभिलेख में खुद को धारणी गोत्र का बोला है, यानी कि जो चंद्रगुप्त की वो क्योंकि बेटी थी और उसने अपने पिता के गोत्र का यहाँ पे आवाहन किया है। तो मतलब ये तो कहीं ना कहीं से हमको बताता ही है कि जो वाकाटक थे उनके संबंध हैं गुप्त शासकों से। इसके अलावा प्रवर सेन के 2 अभिलेख यहाँ पे दिए हैं। एक रिद्धपुर का ताम्रपत्र अभिलेख है, एक द्वितीय प्रवर सेन द्वितीय के 2 अभिलेख हैं। रिद्धपुर का ताम्रपत्र अभिलेख है, चमक प्रशस्ति है। अब ये जो प्रवर सेन है ये प्रभावती गुप्ता का ही पुत्र है और इन दोनों में से जो रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेख है वो जो है हमको गुप्तों के साथ इनके संबंध को बताता है। हरिसेन जो कि बहुत ही महान शासक हुआ है, जिसके समय में अजंता की बहुत सारे गुहा लेख बने हमको मिलते हैं, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 16 सब में, लेकिन इसमें हमको गुप्तों के विषय में कोई ज्यादा जानकारी नहीं मिलती। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 3। अब हमने अपने प्राचीन काल के प्रश्न खत्म कर लिए हैं। यहां से अब हम अपने मध्यकाल के प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6, किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा, इस प्रकार सुल्तान को जनता से और जनता को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, कई बार रिपीट हो चुका है नेट के एग्जाम में और देखने से बहुत ही ईजी सा लगता है, लेकिन लोगों को लगता है कि शायद इसामिया इब्न बतूता ने कहा होगा, जो कि समकालीन इतिहासकार हैं उसके समय में हुए हैं, बट ये कहा है बदायूनी ने। बदायूनी जो कि अकबर काल में हम देखते हैं इतिहासकार है, उसने ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा है। 7वां प्रश्न है, किस मुगल कालीन विदेशी यात्री ने डाक व्यवस्था का ऐसा वर्णन दिया, वो डाकिये दिन में उतना सफर दौड़कर तय करते थे जितना एक घोड़ा अच्छी चाल चलकर सफर तय कर सकता था। दौड़ने का अभ्यास या तो शीशे में जूते पहनकर करते थे या अपनी टांगों और पंजों को कूल्हे से छू जाने की स्थिति तक लगातार पीछे मुड़ते रहकर करते थे। तो 10 सेकंड के लिए सोचिए, मैंने ये चीज पढ़ाई भी है जब हमने मुगल कालीन यात्री पढ़ाए थे और इसके मैंने 2 लेक्चर लिए थे। पहले ही लेक्चर में इसकी मैंने बात की थी, तो आप सोचिए जरा इसका क्या उत्तर हो सकता है। यदि आपका उत्तर फादर मॉन्सरेट है तो सही है, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है, लेकिन यदि आपको इसका उत्तर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा और पढ़ने की आवश्यकता है। तो फादर मॉन्सरेट ने ऐसा बोला था, जो कि अकबर के समय में आते हैं भारत और गोवा से अकबर इनको आमंत्रित करता है आगरा फतेहपुर सीकरी के लिए।
8वां प्रश्न है फिर से विदेशी यात्री के ऊपर है। किस विदेशी यात्री ने लाहौर में स्त्रियों में प्रचलित बहुपतित्व प्रथा पर प्रकाश डाला और अशोक के स्तंभ को सिकंदर का स्तंभ बताया था? तो ये है कोरियात। कोरियात ने ऐसा बोला था, बहुपतित्व प्रथा के ऊपर भी प्रकाश डाला था, और जो अशोक का स्तंभ देखा उसको उसने बोला कि सिकंदर महान, जो अलेक्जेंडर जिसको हम जानते हैं, उसका स्तंभ है। 9वां प्रश्न है बाबर की मृत्यु के समय कंधार और काबुल किसके अधिकार में था? बहुत ही सिंपल सा एक फैक्ट है, कामरान मिर्जा के अधिकार में था। और हमको पता है कि हुमायूं है, कामरान मिर्जा है, हिंदाल है, अस्करी, सब भाई थे। तो जो ये जो क्षेत्र था जिस समय बाबर की मृत्यु होती है वो कंधार और काबुल कामरान मिर्जा के अधिकार में था। आगे चल के थोड़ा सा पंजाब का भाग भी वो ले लेता है और हुमायूं उसको ज्यादा कुछ नहीं बोलता। 10वां प्रश्न है अकबर कालीन विद्रोहों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। बंगाल के बाबा खां और बिहार के अरब बहादुर का विद्रोह, जौनपुर का गवर्नर अली कुली खां का विद्रोह, शहजादे सलीम का विद्रोह, अफगान बलोच विद्रोह। तो सबसे पहले इसमें आएगा जौनपुर का गवर्नर अली खां का विद्रोह। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो 1564 से 67 का जो काल है वो उज़्बेकी विद्रोह का काल है। उज़्बेकी जितने भी अधिकारी थे वो विद्रोह करते हैं, और अली कुली खां अकेला नहीं, और भी बहुत सारे उज़्बेक हैं वो भी विद्रोह करते हैं। तो 1565 में जौनपुर का गवर्नर अली कुली खां विद्रोह करता है, तो ये सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद आएगा बंगाल के बाबा खां और बिहार के अरब बहादुर का विद्रोह 1581 में, जो कि मिर्जा थे। इसके बाद आता है अफगान बलोच विद्रोह 1585, जिसमें जो इस विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल को भेजा जाता है और बीरबल की इसी में मृत्यु हो जाती है। हालांकि इससे पहले जो बंगाल का विद्रोह है, बंगाल के बाबा खां का विद्रोह, उसमें भी बीरबल को भेजा जाता है और बीरबल वहां पे उस विद्रोह को दबाने में सफल हो जाता है। अंतिम में आता है शहजादे सलीम का विद्रोह, जो कि 1599 से लेकर 1604 तक चला, जिसमें हमको पता है कि शहजादे सलीम जो है वो चला जाता है इलाहाबाद और वहां पे अपनी एक तरह से सरकार नियुक्त कर लेता है, सरकार चलाना शुरू कर देता है, और आगरा आना, अकबर के पास आना जो है वो नहीं मानता कि उसको अकबर के पास जाना चाहिए। तो इस तरह से जो कालक्रम बनेगा 2 1 4 3, हमारा आंसर हो जाएगा बी। अब हमने 5 अपने मध्यकालीन भारत के भी प्रश्न कर लिए हैं, अब 5 आधुनिक भारत के प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता का कथन है सांप्रदायिक समस्या से निपटने का स्पष्ट तरीका यह है कि बुनियादी आर्थिक मुद्दों को सामने आने दिया जाए ताकि सांप्रदायिक मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके? तो ये प्रश्न जो है, ये जो स्टेटमेंट दिया है, हालांकि जो नाम दिए हैं आपको महात्मा गांधी, इनमें से कोई भी हो सकता है, क्योंकि सारे के सारे कम्युनल वायलेंस के अगेंस्ट थे, मतलब सांप्रदायिक हिंसा के अगेंस्ट थे। तो लेकिन इसका जो आंसर है वो होगा जवाहरलाल नेहरू। और ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1936 के आसपास उन्होंने बोला है, और इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। 12वां प्रश्न है रंपा विद्रोह के नेता कौन थे? लक्ष्मण नायक, अल्लूरी सीताराम राजू, रवि नारायण रेड्डी, राजा अनंत याग। तो इसका आंसर दोस्तों है अल्लूरी सीताराम राजू, और इनके ऊपर हाल फिलहाल में एक मूवी बनी थी RRR, आप लोगों ने देखी होगी, बहुत ही अच्छी मूवी है। तो ये जो रंपा विद्रोह था उसके ये नेता थे, और ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र है, जो वहां पे जो ट्राइबल रहते हैं, उनके ये नेता थे। 13वां प्रश्न है निम्नलिखित कथन किसका है? जब तक लाखों लोग भूख और अज्ञान में जी रहे हैं, मैं हर उस आदमी को विश्वासघाती मानता हूं जिसने उनकी कीमत पर शिक्षा प्राप्त की लेकिन उनकी दशा पर तनिक भी ध्यान नहीं देता है। केशव चंद्र सेन, अरबिंदो घोष, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों ये है स्वामी विवेकानंद। कौन है? स्वामी विवेकानंद। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, स्वामी विवेकानंद के कथन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए याद रखना है। 14वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन खिलाफत कमेटी के सदस्य थे? 4 नाम दिए हैं, कोड में आंसर देना है हमको। शौकत अली, हकीम अजमल खां, हसरत मोहानी और मुस्तफा नसरुद्दीन। तो इसका आंसर है दोस्तों शौकत अली खां तो थे ही, हकीम अजमल खान थे, हसरत मोहानी थे, लेकिन मुस्तफा नसरुद्दीन नहीं थे। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ABC। 15वां प्रश्न आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, और ये अकाल आयोग के ऊपर है। जो ब्रिटिश भारत था उसके समय में बहुत सारे अकाल आते हैं, हमने देखे थे किस तरह से बंगाल का फैमीन आता है, जिसको हम बंगाल का अकाल बोलते हैं। और इसके बाद बहुत सारे आयोगों का गठन किया गया, उनको पढ़ने के लिए, उनके स्टडी करने के लिए, और बहुत सारे उनके जो सुझाव थे वो देखे गए। तो इसमें बहुत सारे आयोग थे, ये अधिकारियों के नाम हैं, उनको हमको कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहले इसमें आएंगे कैंपेल 1866 में, इसके बाद आएंगे स्ट्रेची 1880 में, फिर आते हैं लायल 1897 में, और अंतिम में आएंगे मैकडॉनल्ड कर्जन के समय में 1901 में। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा DBCA। थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ आपको। 4 जो आयोग है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कालक्रम पूछा जा सकता है, कालक्रम ना पूछा गया तो हो सकता है उनके बारे में पूछा जा सकता है कि वो कहाँ पे लगाए गए और उनके क्या क्या सुझाव थे। तो कैंपबेल आयोग 1866 में उड़ीसा में अकाल के बाद इसकी रोकथाम के लिए, उपाय के लिए इस आयोग का गठन किया गया। स्ट्रेची आयोग का 1880 में
रिचर्ड स्ट्रैची आयोग अकाल से निपटने के लिए एक सामान्य रणनीति और सिद्धांत विकसित करने के लिए बनाया गया था। हालांकि इन दोनों ही अकाल आयोगों से कुछ ज्यादा सिद्ध नहीं हुआ, ज्यादा कुछ लाभ नहीं हुआ। लायल आयोग बनता है, इसका गठन होता है 1897 में सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में। इस आयोग ने सिंचाई सुविधाओं के विकास की सिफारिश की। तो पहला ऐसा आयोग आता है जहां से कुछ सिफारिश होनी शुरू होती है। फिर आता है मैकडोनल्ड का आयोग, जो कि 1901 में कर्जन के अधीन इसकी गठन किया गया था। कर्जन उस समय वाइसरॉय था। तो कर्जन ने इस आयोग की नियुक्ति की और इस आयोग ने उसी वर्ष अपनी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर दी। यह आयोग किसानों को अग्रिम और ऋण का वितरण और अकाल प्रभावित प्रांतों में एक अकाल आयुक्त की स्थापना के साथ सामने आया। तो इसने थोड़ा बहुत जरूर यहाँ पे कोशिश की। इसके बाद भी बहुत सारे अकाल आयोग बनते हैं और इनको कालक्रम में लगाना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरा आज का लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। मैं चौथा सेट बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए वेट कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ आपसे मैं अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।